ठंड में छत पर आलू के पराठे। शांति देवी रोज के जैसे अपने छत पर बैठी थी और खाना खा रही थी। वो तो हमेशा अपना खाना छत पर लाकर ही खाती थी। उनकी आदत सी हो गई थी इन 35 सालों से। सुबह हो, दोपहर हो या रात का खाना वो छत पर ही अकेले बैठकर खाती थी। और आज आज पहली बार उनकी मन में एक अद्भुत सी शांति थी और चेहरे पर एक हल्की सी हंसी। 35 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा था। ठंड का मौसम और आलू का पराठा बहुत ही मज़ेदार बना था। बहुत सारा मक्खन, आहा क्या कॉम्बिनेशन था। और शांति देवी मज़े से अपना नाश्ता खा रही थी। अरे वाह, मेरी बहू रिमझिम तो खाना अच्छा बनाती है। वो इस घर में आए हुए अब 3 हफ्ते हो रहे हैं, पर 1 हफ्ते से वो रसोई संभाल रही है। कितना अच्छा खाना बनाती है और व्यवहार भी बहुत अच्छा है। मुझे लगता है बहुत अच्छी बहू मिली है मुझे। चलो अच्छा है। और ये आलू के पराठे तो लाजवाब है, लाजवाब। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं और एक आलू का पराठा खाऊं, पर ना बाबा ना, उम्र बढ़ रही है, इतना खाना अच्छा नहीं होगा। मुझे नियंत्रण करना चाहिए। चलो खाना तो हो गया, अब जाकर मैं बहू की मदद कर देती हूँ। वैसे मेरी बहू मुझे मना करती है कि ना माँ जी, आप कोई काम नहीं करेंगी, आप तो बस आराम करेंगी। पर नहीं नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो इस घर की बहू है, नौकरानी थोड़ी है। नहीं, मैं ऐसी सासू माँ नहीं हूँ जो बहू को परेशान करे। मैं तो बहू को मदद ही करूँगी। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, दोपहर का खाना भी तो बनाना है। माँ जी, आपको आलू का पराठा पसंद आया? हाँ बिटिया, बहुत स्वादिष्ट बने थे और तुमने मक्खन इतना डाला था। और तुम्हें पता है, मुझे तो आलू के पराठे में मक्खन जितना ज़्यादा हो उतना पसंद है। बहुत ही मज़ेदार बना था और चटनी भी बहुत ही अच्छा था। और चाय का तो क्या ही कहना, वाह क्या खुशबू था। अब माँ जी, आप जैसा खाना नहीं बना पाती हूँ मैं। 2 हफ्ते से आप ही का हाथों का खाना खा रही हूँ। आहा, आप कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है। मैंने तो सोच लिया है कि मैं आप ही को फॉलो करूँगी, आप ही को कॉपी करूँगी, आपसे ही खाना बनाना सीखूँगी। आप तो बढ़िया खाना बनाती हैं। अरे रहने दे बहू, क्यों तारीफ कर रही है? जो तारीफ के काबिल ही नहीं है, उनको अगर तारीफ करोगी तो नुकसान में पड़ोगी। मेरी बहू शांति और अच्छा खाना बनाए हो ही नहीं सकता। 35 सालों में चिल्ला चिल्ला कर मेरी कोकिला जैसी आवाज़ तो गधी की आवाज़ बन गई है। पर ये कुछ सीखे तब ना। ये तो है ही पैदाइशी मूर्ख, क्या सीखेगी? खाना तो दूर की बात है, घर को ढंग से रखना नहीं आता। कुछ नहीं आता। बस उम्र बढ़ रही है इसकी, पर अक्ल नहीं बढ़ रही है। अच्छा बिटिया, 1 घंटा पहले मैंने तुम्हें बोला था, मेरी पोता बहू, मेरी प्यारी पोता बहू, मेरे लिए अदरक वाली चाय बना दो। ऐसे ठंड के मौसम में अदरक वाली चाय मुझे बहुत पसंद है। मैं तो बालकनी में बैठकर पीऊँगी और देखूँगी मोहल्ले में क्या चल रहा है। पर तुम शायद भूल गई, यहाँ अपनी सासू माँ से गप्पे लड़ा रही हो। हम मुझ बुढ़िया को तो तुम भूल ही गई बिटिया। दादी जी, मैं तो बस आपके लिए चाय बनाने जा रही थी, अभी जाती हूँ। आपके लिए अदरक वाली चाय बना देती हूँ। माँ जी, क्या आप भी अदरक वाली चाय पियेंगी? अरे नहीं, ये क्यों चाय पिएगी? और चाय पिएगी तो बाद में पिएगी, अब क्यों पिएगी? क्या इसका कॉम्पिटिशन चल रहा है मेरे साथ, जो ये भी अदरक की चाय पिएगी? जा पोता बहू जा, तुम मेरे लिए ही अदरक की चाय बना दे। और हाँ बहू, एक आलू का पराठा भी दे देना, मुझे तो बहुत पसंद आया। कितनी गुणवंती हो तुम, कितनी लाजवंती हो। दीनानाथ ने बहुत ही अच्छे घर में मेरे पोते के लिए रिश्ता किया। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसी पोता बहू मिली है। जा बिटिया जा, एक पराठा और अदरक की चाय लेकर आना, मैं बालकनी में बैठी हूँ। अरे बाबा रे, माँ जी तो 5 पराठे खा चुकी है। दादी माँ इस उम्र में इतने सारे पराठे खाएंगी, इनके सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। 80 साल की हो गई हैं और पराठे मांग रही हैं। और इन्होंने तो देखा है मैंने बहुत सारा पराठा बनाया है, अगर नहीं दूंगी तो बुरा मान जाएगी। क्या करूँ मैं? दे ही देती हूँ, कुछ बोलना ठीक नहीं होगा।
बहुत अच्छी बहू आई थी इस घर में, रिमझिम। रिमझिम घर का सारा काम बहुत अच्छे से करती थी और उसकी सासू माँ शांति देवी उसकी मदद करती थी। शांति देवी तो बहुत खुश थी, रिमझिम बहुत अच्छी बहू है और वो खुद को बहुत ही भाग्यशाली मान रही थी। अब रोज़ रिमझिम घर में मज़ेदार खाना बनाती थी। अरे बिटिया, रोज़ तुम ही खाना बनाती हो और मुझे मना करती हो, बोलती हो सासू माँ तुम आराम करो। पर नहीं बिटिया, तुम इस घर की नौकरानी थोड़ी हो जो अकेले काम करोगी। मैं तुम्हारी मदद करूँगी। इतना बड़ा घर है, अकेली इतना बड़ा घर तुम कैसे संभालोगी। और वो चंपा तो मन करे तो काम पर आती है या फिर नहीं आती है। गाँव का हाल ही ऐसा है, क्या बोलूँ मैं, सब तो अपने हैं। बिटिया मैं तुम्हारी मदद कर दूँगी, तुम अकेले सारा काम ना किया करो। माँ जी मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है और आप तो कितना सारा काम कर देती हो। अच्छा माँ जी, मैं आज सोच रही थी आज मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी। अरे बिटिया, ऐसे ठंड में गाजर का हलवा मुझे तो बहुत पसंद है। हाँ बना लो, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। पर माँ जी बोल देती हूँ, आज आप अकेली छत पर जाकर नहीं खाएंगी, आज आप हमारे साथ खाएंगी। यहाँ घर में हम सब मिलकर खाएंगे, मैं परोसूंगी और आप सब बैठकर खाना। कितना अच्छा लगता है परिवार एक साथ खाना खाता है तो। पर आप तो रोज ही छत पर जाकर खाना खाती है। अरे बिटिया, अब तो मेरी आदत हो गई है। 35 सालों में मैं कभी भी, मेरा मतलब है मैं तो छत पर ही बैठकर खाना खाती हूँ बिटिया, मुझे अच्छा लगता है। ना माँ जी, आज तो आप हमारे साथ खाएंगी, ये भला कोई बात हुई। आप अकेली छत पर बैठकर खाती हो, रात का खाना भी आप अकेली ही खाती हो। अच्छा बिटिया, रहने दे इन सब बातों को। तुम्हें गाजर का हलवा बनाना है ना, ठीक है, मैं गाजर सब छील देती हूँ, अब फिर तुम बना लेना। ठीक है माँ जी। अच्छा सुनो, मैं जा रहा हूँ शहर, तुम्हें कुछ मंगवाना हो तो बोल दो, लेकर आ जाऊँगा। नहीं तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। नहीं जी, मैं इस हफ्ते तो नहीं जाऊँगी, पर हाँ 2 हफ्ते बाद ज़रूर जाऊँगी। माँ जी का बर्थडे है ना, मैं उनके लिए एक सुंदर सी साड़ी और एक सुंदर सा अंगूठी खरीदूँगी। अरे वाह, तुम माँ का बर्थडे मनाओगी, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। पर माँ तो कभी अपना बर्थडे ही नहीं मनाती है, बस उस दिन खीर बनाती है और बहुत ही मज़ेदार होता है वो खीर। हाँ जी मुझे पता है, माँ जी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। माँ जी खीर बनाती हैं और आप सबको प्यार से परोस देती है और खुद अपना खीर लेकर छत के ऊपर अकेली बैठकर खाती है ना। अरे हाँ वो तो है, माँ हमेशा अकेले छत पर ही खाती है। जब मैं छोटा था तो मैं भी माँ के साथ छत पर खाना खाता था, पर अब तो मैं यहाँ नीचे ही खाना खाता हूँ घर में। पर माँ अपना आदत नहीं भूली, वो हमेशा छत पर ही बैठकर खाती हैं। पर आपको नहीं लगता ये बहुत ही अजीब है, हमेशा माँ जी छत पर ही खाती हैं, रात का खाना भी, इतने रात में भी वो अकेली बैठकर खाना खाती है छत पर। हाँ वो तो है। अच्छा छोड़ो, तुम ये सब बातें ना सोचो, माँ की तो आदत है। मैंने भी माँ से बहुत बार बोला पर वो नहीं मानती है। अच्छा आज मैं शहर जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए एक सुंदर सी साड़ी लेकर आऊँगा। अच्छा ठीक है। माँ जी कल तो मैंने गाजर का हलवा बनाया था और इतना बोला आपसे कि हम सब मिलकर खाना खाएंगे, पर आप बिल्कुल नहीं मानी। हाँ पर मैं आज नहीं सुनूंगी, आज आपको हम सब के साथ खाना खाना ही पड़ेगा। यहाँ हम सब एक साथ खाना खाएंगे। चलिए मैं खाना परोस देती हूँ। अरे नहीं बिटिया, मैं तो छत पर ही बैठकर खाऊंगी, तुम लोग खाना खा लो, मेरी तो आदत है, मैंने तुम्हें बोला था ना। नहीं माँ जी, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, आपको तो हमारे साथ आज खाना खाना ही पड़ेगा। चलिए ना, मैं इतने प्यार से आपसे बोल रही हूँ और आप मना कर रही है। अब बहुत बाध्य करती है रिमझिम, अपनी बहू की बात को मना नहीं कर पाती है शांति देवी, और उस दिन वो अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाने लगती है। बहू, खाना तो बहुत अच्छा बनाती हो तुम, सच में बहुत ही स्वादिष्ट है और बहुत ही गुणवंती हो बिटिया। अब तो मेरा बेटा दीपक भी अपने काम पर बहुत ध्यान दे रहा है। पहले तो वो बहुत लापरवाही करता था, वो तो किसान बनना चाहता है, अब बहुत ही ध्यान से काम कर रहा है। बेटी तुम बहुत ही बुद्धिमान हो, मुझे पता है, तुम्हारी वजह से वो अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है। और बेटा बहू तो बहुत अच्छा खाना भी बनाती,
मेरी पोता बहू बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही बुद्धिमान। देखो तो कितनी लाजवंती है, गुणवंती है। संस्कार बोलते हैं इसे, संस्कार। वरना कुछ लोगों को तो संस्कार क्या है पता भी नहीं है। किस चिड़िया का नाम है, किस पत्थर का नाम है, किस नदी का नाम है। छी छी छी, पता नहीं क्या सीखते हैं अपने मायके में। कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। अरे 35 साल हो गया है शादी को, पर देखो शांति। सीखो कुछ अपनी बहू से। कितनी छोटी है तुमसे, पर सब कुछ आता है। आह, क्या खाना बनाती है, क्या खाना बनाती है। और तुम्हें तो सिखा सिखा कर मैं ही खुद खाना बनाना भूल गई, पर तुम कुछ नहीं सीखा। कुछ नहीं आता है तुम्हारी सासू माँ को बिटिया, कुछ नहीं आता है। मैं तो बोलती हूँ ये जो दिन भर तुम इसके आगे पीछे घूमती हो ना, बंद कर दो। ये तो मूर्ख है, तुम्हें भी मूर्ख बना देगी। कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। गाँव की बहुओं को देखो और इसे देखो, उम्र बढ़ रही है पर अक्ल नहीं बढ़ा अभी तक। छी छी छी, कैसी बहू आ गई रे बाबा। गवार कहीं की, मूर्ख कहीं की, ना सूरत ना शकल ना अकल, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। छी छी छी, क्या खाना बनाती है। पर मैं क्यों सोच रही हूँ, इतना अच्छा खाना बनाया है तुमने, इसका स्वाद बिगड़ जाएगा इसके बारे में सोचूंगी तो। ओह, बहुत ही बुरा हुआ शांति देवी के साथ। शांति देवी की सासू माँ क्रांति देवी ने तो उन्हें बहुत अपमान किया, बहुत असम्मान किया नई बहू के सामने। बेचारी शांति देवी, उनके आंखों में आंसू आ गए। पर आंसू तो आंखों से गिरे ही नहीं। कुछ आंसू सिर्फ दिल के लिए होते हैं। हाँ, वो आंखों में गायब हो जाते हैं और दिल में चले जाते हैं और दिल रोता है। ऐसा ही हुआ शांति देवी के साथ। वो चुपचाप वहाँ से चली गई। और अब समझ में आ गया था रिमझिम को कि सासू माँ क्यों छत पर खाना खाती है। उस दिन दोपहर को, माँ जी मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैं समझ गई हूँ आप छत पर क्यों जाकर खाती हैं, पर ये ठीक नहीं है। दादी माँ को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उन्होंने तो आपका असम्मान किया है। आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं, मुझे और कुछ तो नहीं पता, पर इतना अच्छा खाना बनाने के बाद भी दादी माँ आपके खाने के बारे में ऐसा बोलती है। मुझे बहुत बुरा लगा सच में। उनकी उम्र देखकर मैं चुप हो गई। नहीं तो अरे बिटिया, कुछ बातें नहीं बोलना ही अच्छा होता है, अगर अपने ही आपके साथ खड़े ना हो। माँ जी मैं समझ गई, आप पिताजी के बारे में बोल रहे हैं। क्या इन 35 सालों में पिताजी ने कभी आपको सपोर्ट नहीं किया है? देखो बेटी, वो एक अच्छा बेटा बनकर रह गए। वो एक अच्छा बेटे हैं, पर अच्छा पति क्या ही बोलूँ मैं, छोड़ो। उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। वो अपनी माँ के आज्ञाकारी बेटे हैं। और इन 35 सालों में क्या कुछ नहीं झेला है मैंने। सहती आ रही हूँ। सासू माँ की बातें कांटे की तरह चुभती हैं, पर क्या ही बोलूँ, कौन मेरे लिए खड़ा होगा। बस इन 4 दीवारी में मैं बंद कर रह गई। आज तक बाहर कदम ही नहीं रखा। वो तो अपनी जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी और माँ के बेटे होने में ही अपना ज़िंदगी बिता दिए, और मैं इस तरह। माँ जी, आपने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। इन 35 सालों में आपने क्या कुछ नहीं किया, पर आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं। 2 बोल प्यार के भी नहीं, सम्मान भी नहीं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बेटी छोड़ो इस बात को। मेरे साथ जो होना था हो गया, पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी सासू माँ कभी तुम्हें छत पर अकेले बैठकर खाने नहीं देगी। इतना याद रखना। माँ जी, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। सास बहू दोनों बातें कर रहे थे और बाहर बलराज ये सब सुन रहे थे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने क्या गलती की है। उस दिन शाम को, सुनो, चलो आज हम घूमने जाएंगे। हाजी, क्या बोल रहे हैं आप? कहाँ घूमने जाएंगे? अरे कहाँ घूमने जाएंगे क्या, हम शहर जाएंगे और 1 हफ्ता रहेंगे। क्या शहर जाएंगे, 1 हफ्ता रहेंगे? हाँ, क्यों नहीं। चलो तैयारी कर लो। हाँ ठीक है, मैं माँ जी को बोल देती हूँ। उनका भी तो बैग पैक करना है, वो भी तो हमारे साथ आती हैं। नहीं, माँ नहीं आएंगी। माँ आराम करेंगी, उनकी उम्र हो गई है। इस उम्र में वो क्यों घूमने जाएंगी? वैसे मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ शांति। हम दोनों कुछ दिन आराम से घूमने जाएंगे और घूम घाम कर आएंगे। चलो तुम और मैं। उस दिन शांति देवी को बहुत खुशी हुई और उस दिन से उस घर में बहुत कुछ बदल गया था।
दिन बीतने लगे। अब शांति देवी कभी कभी छत पर आकर खाना खाती थी और उनके साथ उनकी बहू रिमझिम भी आती थी। इस तरह शांति जी देवी के ज़िंदगी में बदलाव तो आया, पर देर से। सच में कुछ बहुओं के भाग्य पता नहीं कैसी स्याही से लिखी है। बहुत ही दुख होता है, ज़िंदगी बीत जाती है और बर्बाद हो जाती है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। घर आ गई गरीब ननंद। कोमल और उसके पति दोनों आपस में बात कर रहे थे। आज कोमल का जन्मदिन था और उसका पति रोहित उसके लिए एक सुंदर सी अंगूठी लाने का बात कर रहा था। कोमल बहुत खुश थी। उस दिन शाम को रोहित एक सुंदर सी अंगूठी लेकर आया। अरे वाह, ये अंगूठी तो बहुत ही कीमती है, बहुत ही सुंदर है। देखो तो रूबी लगा है इसमें, कैसे चमक रहा है। चलो मैं पहनकर देखती हूँ। कोमल उस अंगूठी को बड़े ही प्यार से पहनती है, पर अंगूठी थोड़ी बड़ी है और उसकी अंगूठी में फिट ही नहीं होती है। अरे ये अंगूठी तो बड़ी साइज की है, अब मैं क्या करूँ? धागा लपेट लूँ क्या? नहीं, इसे तो छोटा ही करना पड़ेगा, बहुत बड़ी है, गिर जाएगा। पर अब तो मैं मार्केट जा रही हूँ, अब टाइम कहाँ है धागा लपेटने के लिए। एक काम करती हूँ, मैं ऐसे ही पहनकर चली जाती हूँ, आने के बाद इसको ठीक करूँगी। आज तो मेरा जन्मदिन है, मैं इसी अंगूठी को पहनकर ही बाहर घूमने जाऊँगी। अब कोमल उस अंगूठी को पहनकर बाहर घूमने जाती है। जब वो घर लौटती है, अरे मेरी अंगूठी तो कितनी सुंदर लग रही है। सबकी नज़र मेरी अंगूठी पर थी, कैसा चमक रहा है। इतना एक्सपेंसिव भी तो है, बहुत ही कीमती है, बहुत ही कीमती। चलो पहले मैं चाय बनाकर पी लेती हूँ और उसके बाद ये अंगूठी में मैं धागा लपेट लूँगी। अच्छा कोमल सुनो, कल बिंदिया आ रही है। क्या? आपकी चचेरी बहन क्यों आ रही है? हाँ, वो भी कारण, मेरा मतलब है बुरा मत मानिएगा, वो तो है ही भी कारण। इतने गरीब घर में शादी करके गई है। आपके चाचा जी तो सारा पैसा बर्बाद कर दिया व्यवसाय में। अरे बस भी करो, तुम तो बस हमेशा पैसों को ही अहमियत देती हो, तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ है। अजी ऐसी बात नहीं है, स्टेटस तो देखना ही पड़ेगा। सोसाइटी में कितना ऊंचा स्टेटस है हमारा। जब भी बिंदिया घर में आती है तो बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है मुझे। आस पड़ोस में सब हंसते हैं, उसे देखकर बातें बनाते हैं। वो तो भिखारन नौकरानी जैसे दिखती है। मेरा मतलब है मैं इसका अपमान तो नहीं कर रही हूँ, पर ऐसे साड़ी पहनकर कौन आता है जी? सूती सी साड़ी, इतनी सस्ती साड़ी पहनकर आती है। अरे बस भी करो, कहाँ आती है? बस साल में एक बार आती है मुझे राखी बांधने के लिए। बचपन से वो मुझे बहुत स्नेह करती है, जैसे मेरी 3 बहनें करती हैं वैसे वो भी करती है। वो भी तो मेरी बहन है ना। अच्छा सुनो, मैंने ही उसे बुलाया है और देखो तुम उसके साथ अच्छे से व्यवहार करना। पर क्यों बुलाया है जी? अरे क्यों बुलाया है का क्या मतलब है? किसी ज़माने में चाचा जी ने पिताजी को बहुत सारा पैसा दिया था, अब हम पैसा लौटाना चाहते हैं। क्या? हाँ, चाचा जी ने कुछ 3-4 लाख रुपए दिए थे पिताजी को, तो माँ और मैंने निर्णय लिया है कि हम 10 लाख रुपए बिंदिया को देंगे। क्या? ये बात सुनकर कोमल को बहुत गुस्सा आता है। माँ जी क्या ज़रूरत है पैसे लौटाने की? मेरा मतलब है चाचा जी ने पता नहीं 1 लाख दिया था, 2 लाख दिया था या कितना दिया था, आपको तो ठीक से पता नहीं, और आप हो कि 10 लाख रुपए बिंदिया के हाथ में दे रहे हो। अरे बेटी, मेरे देवर तो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ही दयालु थे। रोहित के पिता को उन्होंने बहुत मदद की थी व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, और 2-3 लाख रुपए उधार भी दिए थे जो उन्होंने कभी भी ना मांगा। उनकी आर्थिक तंगी में भी उन्होंने हमसे अपना पैसा नहीं मांगा था। अब बिंदिया उनकी एकलौती बेटी है, गरीब घर में ब्याह करके गई है। मुझे लगता है भगवान ने अभी हमें बहुत आशीष किया है बेटी। अब हमें उनके पैसे लौटाना चाहिए सूद समेत। 10 लाख तो बहुत ही कम रकम है, ऐसे लोगों को तो बहुत कुछ देना चाहिए। नहीं, मैं तो पैसे उसे देकर ही रहूँगी। आज वो आ रही है बेटी, अच्छे से व्यवहार करना। हाँ माँ जी, पता है मुझे कैसे व्यवहार करूँगी। आप और रोहित दोनों मुझे बार बार बोल रहे हो अच्छे से व्यवहार करना, अच्छे से व्यवहार करना। ऐसा भला क्या बोल रही हूँ मैं? हाँ, आपकी देवर की बेटी आती है कैसी साड़ी पहनकर, आप देखती नहीं है क्या? आस पड़ोस में बातें करते हैं, हमारा इतना स्टेटस है, इतना नाम है, उसे तो पता भी नहीं कि हमारे घर में किस तरह आए,
क्या ही बोलूं मैं, अच्छा व्यवहार ही करूंगी, आप परेशान ना होइए। घर में जो भी चल रहा था बिल्कुल पसंद नहीं था कोमल को, पर वो क्या करती। उस दिन दोपहर को बिंदिया उनके घर आ गई और बिंदिया को कोमल की सासू माँ ने 10 लाख रुपए दे दिए। ओहो, देखो तो इसकी साड़ी, इसके कपड़े, देखते ही परेशानी हो जाती है मुझे। आस पड़ोस में क्या सोच रहे हैं। हाँ दीदी, मेरा मतलब है आपके पास क्या अच्छी सी कोई साड़ी नहीं है? पता नहीं क्यों। हाँ, आप सीधी सादी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि अच्छी सी साड़ी भी ना पहनो। अगर आप चाहें तो मैं आपको 2-3 साड़ियाँ उपहार में देना चाहूँगी, पर आप तो पिछली बार मना कर दिए थे, इसलिए इस बार मैं पूछ रही हूँ पहले। अरे नहीं कोमल भाभी, मुझे नहीं चाहिए साड़ियाँ, मुझे तो ऐसे ही सूती साड़ियाँ अच्छी लगती है। अच्छा, मैं शाम को चली जाऊंगी, आप शाम को कुछ खाना वाना ना बनाइएगा। अच्छा, शाम को जाएंगी आप? अच्छा, रुक जाती तो अच्छा होता, पर रोकना भी तो अच्छी बात नहीं है। आप बोल रही हैं जल्दी जाने की, तो कुछ सोच कर ही बोल रही होंगी, बहुत सारा काम होगा आपको। हाँ, बिंदिया समझ जाती है कि कोमल तो खुश नहीं है उसके आने पर वो कुछ भी नहीं बोलती है। और कोमल तो मन ही मन में चाहती है कि बिंदिया कैसे भी जल्दी चली जाए। बिंदिया चली जाती है। उस दिन सुबह को कोमल को उसका कीमती अंगूठी नहीं मिलता है। वो बहुत परेशान हो जाती है। अरे बहू, ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ माँ जी, सब जगह मैंने देख लिया, पर मेरी अंगूठी नहीं मिल रही है। मुझे तो शक है, मुझे शक क्या यकीन है कि ये अंगूठी बिंदिया ने ही चुराया है। जाते समय उसके चेहरे पर कैसे हंसी थी, आपने देखा नहीं? बेटी, तुमने तो अपने आंखों से नहीं देखा। ऐसे किसी पर भी कोई भी दोष लगाना ठीक है क्या? बिंदिया ऐसी लड़की नहीं है। माँ जी, आप तो उसी की तारीफ करेंगी, हाँ उसकी तरफदारी करेंगी, मेरी नहीं करेंगी, मुझे अच्छे से पता है। चलिए छोड़िए इस बात को। क्या ही बोलूँ मैं, मेरी कीमती अंगूठी चुरा कर ले गई चोरनी। और इस तरह 8-9 महीने बीत जाते हैं। मुझे तो आज घर की सफाई करनी है। 8-9 महीने से घर की सफाई ही नहीं की है। आज तो पहले रसोई घर की सफाई ही करूँगी। आज कोमल अपने रसोई घर की सफाई कर रही थी। जब वो शेल्फ की सफाई कर रही थी, तब अचानक से उसे वहाँ पर कुछ मिला। ये क्या? उसकी बेशकीमती अंगूठी शेल्फ पर था। अरे, उस दिन मैं बाजार से आने के बाद यहाँ पर चाय बनाने के लिए आई थी, तो मेरी अंगूठी यहाँ गिर गई थी। हाँ, ये अंगूठी तो बहुत ही ढीली थी। हे भगवान! और इतने दिनों तक मैं वो अपनी सासू माँ और अपने पति रोहित को ये बात बताती है। उसे बड़ी शर्म आती है खुद पर।